हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एंड इट्स रेगुलेशन इन ब्लड प्रेशर। तो जूनियर्स, ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे संग एंड तक बने रहें क्योंकि आज मैं इसे स्क्रैच से समझाने वाला हूँ। इसीलिए आज के टॉपिक में हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, उसके फंक्शन, उसकी एनाटॉमी और उससे रिलेटेड रास सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। So without wasting any further time, let's move ahead. तो शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर करना चाहता हूँ। ये नेफ्रॉन का स्केमेटिक डायग्राम है जो कि आपने +1 या +2 में पढ़ा होगा। तो इस डायग्राम में दिक्कत ये है, और ये हमारे आज के टॉपिक के साथ फिट इसलिए नहीं बैठ पाता क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है। लेकिन इसमें ग्लोमेरुलस और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये काफ़ी दूर दूर हैं, और इसी की वजह से ये आज हमारे टॉपिक के लिए फिट नहीं बैठेगा। और इस टॉपिक के लिए हमको दूसरा डायग्राम ऑप्ट करना पड़ेगा जो कि होगा कुछ ऐसा। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे, ये ग्लोमेरुलस है, इसके पीछे पीसीटी है, और पीसीटी कंटिन्यू होती है लूप ऑफ हेनले में, वो कंटिन्यू होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो ग्लोमेरुलस और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये मिल के बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो आप जैसा कि देख सकते होंगे, मैंने इसको जूम इन भी कर दिया। जो राइट वाला डायग्राम है इसको मैंने जूम इन कर दिया है, और यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे बोमेन्स कैप्सूल मतलब ग्लोमेरुलस और अपना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये दोनों मिलके बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो आइए चलते हैं, इसको और डिटेल में अपन समझते हैं कि क्या है ये। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एक अपना रेगुलेटरी बॉडी है जो कि बॉडी में ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है। सो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इज वाइटल फॉर होम्योस्टेसिस। द किडनी वाया द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस प्लेज अ सेंट्रल रोल। मतलब जो कि किडनी है, अब जो किडनीज बहुत सेंसिटिव होती हैं in our body regarding to the blood pressure and the blood concentration. So if there is a slight change in either blood pressure or blood concentration, so kidney react quickly और वो फिर अपना इफेक्ट एग्जर्ट करती हैं ताकि वापस से होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सके। Juxtaglomerular apparatus integrates signals to maintain perfusion pressure and fluid balance। मतलब परफ्यूजन प्रेशर कुछ नहीं है, वो ब्लड प्रेशर है, वो प्रेशर ऑफ ब्लड है जिससे ऑर्गन्स को ब्लड रिसीव होता है। नाउ कमिंग टू द एनाटॉमी ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। अपन पहले जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के नाम को डाइसेक्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जक्स्टा मीन्स नियर। तो जक्स्टा एक लैटिन डिराइव्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है नियर। ग्लोमेरुलस आप सबको पता होगा, ग्लोमेरुलस है अपना। और अपैरेटस, अपैरेटस किन्हीं चीज़ों का कलेक्शन को अपैरेटस कहते हैं अपन। तो लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ एफेरेंट आर्ट्रियोल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि जो अपना जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है, मतलब किन्हीं चीज़ों का कलेक्शन है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? नियर द ग्लोमेरुलस एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड आप इस डायग्राम में देख सकते होंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल। इन तीनों के कलेक्शन को मिला के अपन कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इज कंपोज ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। यहाँ पे आप पर्पल कलर में देख पा रहे होंगे, ये हैं हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। सेकेंडली मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स को अपन मैक्यूला डेंसा कहते हैं। और लास्टली एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से डिपिक्ट किया है इन सेल्स को। तो ये तीन सेल्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के कंपोनेंट होते हैं, इनसे ही जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनता है। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि किडनीज बहुत सेंसिटिव होती हैं विद एनी चेंज इन ब्लड प्रेशर और एनी चेंज इन ब्लड कॉन्सेंट्रेशन। तो और कुछ भी अप डाउन होता है तो फिर इस चीज़ को ये रेगुलेट करती हैं। तो अपना
इफ़ेक्ट एग्जर्ट करने के लिए इनके पास कुछ रिसेप्टर भी होने चाहिए कि जैसे जो रिसीव कर सकें, जो परसीव कर सकें कि ब्लड प्रेशर में चेंज है या फिर ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है। तो ये क्या डिटेक्ट करते हैं? ये juxtaglomerular apparatus detects blood pressure, secondly sodium chloride concentration in blood, और thirdly sympathetic activity। तो ये 3 चीज़ें ये डिटेक्ट करती रहती है। मतलब आप ऐसा समझिए कि एक डिवाइस है, उसके एक एंड पे 3 डिटेक्टर लगे हुए हैं और अनदर एंड पे उसके 3 इफ़ेक्टर लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करते हैं अगर उसमें कुछ एनॉमली आती है, फिर अल्ट्रेशन आता है, तो उसके जो सेकेंड एंड पे जो इफ़ेक्टर्स लगे हुए हैं वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि एक स्मूथ मेंटेन हो सके। तो juxtaglomerular apparatus इन तीनों चीज़ों को डिटेक्ट करता है और इसमें कोई सी भी एनॉमली आती है या फिर कोई अल्ट्रेशन आता है तो उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है। अब वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है? juxtaglomerular apparatus activates compensatory mechanism to restore blood pressure through RAS system। अब RAS सिस्टम क्या है? अपन juxtaglomerular apparatus क्या है कि ये चीज़ों को जो डिस्टर्ब चीज़ें उनको रेगुलेट करता है और किसकी मदद से करता है वो? थ्रू विद द हेल्प ऑफ RAS सिस्टम। अब हम अपन RAS सिस्टम को डिटेल में करेंगे। तो बेसिकली रास सिस्टम होता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये 3 चीज़ें मिलके बनाती हैं रास सिस्टम। और ये कब एक्टिवेट होती हैं? juxtaglomerular cells release renin in response to decreased BP, decreased sodium chloride concentration at macula densa and increased sympathetic activity। मतलब juxtaglomerular cells जो कि पार्ट ऑफ juxtaglomerular apparatus हैं वो एक्टिवेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज बीपी। मतलब बॉडी का जब भी बीपी डाउन हो रहा होगा तो अपना juxtaglomerular apparatus एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट करेगा juxtaglomerular सेल्स टू रिलीज रेनिन। ये हो गया डिक्रीज बीपी और डिक्रीज सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन। मतलब अगर सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन मैक्यूला डेंसा जो जैसा मैंने आपको बताया है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स होते हैं, वो सोडियम क्लोराइड डिटेक्ट करते हैं हमेशा। वो अगर यूरिन में सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो वो juxtaglomerular apparatus को एक्टिवेट होगा वो, और वो इन रिस्पॉन्स रेनिन रिलीज करेगा। और लास्टली सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो अपना फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है वो अगर बढ़ जाएगा तो juxtaglomerular apparatus एक्टिवेट होगा और रेनिन रिलीज करेगा, है ना। तो अब अपना रेनिन रिलीज हो चुका है और फिर वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 वाया एस एंजाइम। इसको अपन और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है ओवरऑल अपना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आप अपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते होंगे ये अपने रास एक्टिवेटर्स हैं। मैंने जैसा कि बताया आपको डिक्रीज बीपी, डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डिलीवरी एट मैक्यूला डेंसा एंड इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन। ये तीनों चीज़ें डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और मैक्यूला डेंसा, juxtaglomerular सेल्स और एफेरेंट आर्ट्रियोल, जो तीनों चीज़ें मिलके juxtaglomerular apparatus बनाती हैं, ये तीनों चीज़ें उनको एक्टिवेट करती हैं। इन रिस्पॉन्स टू एक्टिवेटेड juxtaglomerular apparatus, juxtaglomerular cells रिलीज रेनिन। आप एरो से देख सकते होंगे कर्व्ड एरो जा रहा है, रेनिन रिलीज कर रहा है। अब रेनिन क्या करता है? रेनिन का ये काम है कि लिवर कंटिन्यूसली एक प्रोटीन सिक्रीट करता रहता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रो प्रोटीन है, मतलब इनएक्टिवेटेड है, डिग्रेड हो जाता है वो। तो रेनिन क्या करता है? वो प्रो प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, मतलब स्टेबलाइज कर देता है उसको, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एक बार एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट बनने के बाद वो थ्रू आउट द ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब वो एंजियोटेंसिन 1 जाता है इन द लंग्स, और लंग्स में एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन में लिखते हैं एस। एस कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। बेसिकली मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन रही है, कि अपने रास एक्टिवेटर्स क्या क्या है। मतलब juxtaglomerular apparatus को क्या क्या एक्टिवेट करता है? डिक्रीज बीपी, डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डिलीवरी और इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन। ये सब चीज़ें juxtaglomerular apparatus को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें juxtaglomerular सेल्स
रेनिन रिलीज़ करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 वाया एस एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन 2 बॉडी पे अपना इफ़ेक्ट एक्सर्ट करेगा और वो करेगा 4-5 चीज़ों की मदद से। कैसे कैसे करेगा अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। याद करिए ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था तो अपना रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था और एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सेकेंडली एंजियोटेंसिन 2 किडनी पे इफ़ेक्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा किडनी में कि जो सोडियम और हाइड्रोजन चैनल्स होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन चैनल्स, उनको एक्टिवेट करेगा और जिससे सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। थर्डली एंजियोटेंसिन 2 सुप्रा रीनल ग्लैंड्स यानी जो अपने एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं जो किडनीज़ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पिरामिड शेप के होते हैं, वो एंजियोटेंसिन 2 उसको एक्टिवेट करेगा और जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है वो सिक्रीट करेंगे एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा तो वो सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्प्शन कराएगा फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। एक और बार फिर से अपन देखते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में, वो कंस्ट्रिक्ट होती है ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सेकेंडली एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर होते हैं वो किडनी पे प्रेजेंट होते हैं, वो सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। थर्डली एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स सुप्रा रीनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, वो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं जिससे कि सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्प्शन बढ़ता है इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फोर्थली एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे भी होते हैं जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीट कराते हैं। एज द नेम सजेस्ट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये डाययूरेसिस कम कर देगा, मतलब आपका यूरिन प्रोडक्शन कम कर देगा। यूरिन प्रोडक्शन कम होगा तो वाटर रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और लास्टली ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर हाइपोथैलेमस में भी होते हैं जो एंजियोटेंसिन 2 जिनको स्टिमुलेट करता है और जिससे थर्स्ट बढ़ती है। तो थर्स्ट बढ़ती है तो आपका वाटर इनटेक होता है। तो मतलब कि क्रक्स इसका ये है कि एंजियोटेंसिन 2 अपने सबके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है और सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है और सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट कर रहा है। जो जो इसको रास सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट में ये सब काम हो रहा है, एंजियोटेंसिन 2 ये सब काम कर रहा है। तो ये है अपना बेसिक ओवरऑल रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नेक्स्टली अपन आ जाएं, ये एंजियोटेंसिन 2 की समरी स्लाइड है। ये क्या कराएगा, मैंने जैसे आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, और ये स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। पिट्यूटरी में से एडीएच हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। और हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर है उसको एक्टिवेट करेगा जिससे कि अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू द ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, अपनी बॉडी में कोई सी भी चीज़ जब एक्टिवेट होती है तो उसको डीएक्टिवेट करने का भी एक सिस्टम होता है, वरना यदि वो कंटिन्यूसली एक्टिवेट होती रहे, उस पर कोई चेक सिस्टम ना लगे तो वो बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो जैसे कि हाई सोडियम क्लोराइड एट मैक्यूलर डेंसा क्या करता है, ये एफेरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और डिक्रीज जीफर, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो ये रास सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देगा, और यदि सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है एट द मैक्यूलर डेंसा तो रास सिस्टम एक्टिवेट कर देगा, जीएफआर बढ़ा देगा, आपका बीपी बढ़ा देगा। अब एट दी एंड अपन आ जाएं क्लिनिकल रिलेवेंस। आप पूछेंगे सर अपन ने इतनी रामायण पढ़ी, इसका क्या कोई सेंस है कि नहीं है। मैं कहूँगा बिल्कुल सेंस है। मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें क्लिनिकल रिलेवेंस ज़रूर डालता हूँ ताकि बच्चों को ओरिएंटेड रहें कि यार अपन पढ़ रहे हैं तो इसका कोई डेली यूज़ भी है कि नहीं है।
तो आई एम श्योर आप सबके घर में एल्डरली पीपल होते होंगे, वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते होंगे, बहुतों के पेरेंट्स, बहुतों के ग्रैंड पेरेंट्स लेते होंगे। तो जो अपनी मार्केट में अवेलेबल दवाइयाँ हैं, जैसे जिनकी ड्रग्स हैं, इन द राइट यू कैन सी टेलमीसार्टन, अबाउट टेलमीकाइंड एच, देयर इज़ अ ड्रग नेम्ड टेलमीसार्टन। तो टेलमीसार्टन क्या करती है, ये एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा था ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर हैं, उसके एड्रिनल ग्लैंड में रिसेप्टर्स हैं, किडनी में रिसेप्टर्स हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में रिसेप्टर्स हैं, उन सबको ये ब्लॉक कर देती है। तो वो उन सबको ब्लॉक कर देती है, तो एंजियोटेंसिन 2 अपना इफ़ेक्ट एक्सर्ट नहीं कर पाता, जिससे कि बीपी डाउन रहता है, वाटर लॉस हो जाता है यूरिन में, और अपना थर्स्ट कम हो जाती है, ओवरऑल बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। आप अपने लोअर लेफ्ट में देख सकते होंगे एंजियोटेंसिन 20 के ऊपर एक ड्रग है लिसिनोप्रिल। तो लिसिनोप्रिल क्या करती है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि अपना लंग्स में थे, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये लिसिनोप्रिल ड्रग उस एस एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है। तो जिससे क्या होता है, वो प्रोसेस पूरी हॉल्ट हो जाती है। जो ब्लड प्रेशर एट दी एंड बढ़ रहा था, एंजियोटेंसिन 2 का जो इफेक्ट था कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। तो ये हाइपरटेंशन में बहुत अच्छे से काम करती है। क्लिनिकल रिलेवेंस इसका यही है कि एस इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स टारगेट द सिस्टम, मतलब ये बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन करते हैं। तो गाइज़, आपको यदि ये लेक्चर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक बने रहे मेरे साथ, थैंक यू। और मिलते हैं अपन नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।